नमस्कार दोस्तों, मैं अंद्रा एक बार फिर आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम लोग लेखपाल और यूपीएसआई की तैयारी के लिए हिंदी के एक बेहतरीन मॉक टेस्ट की सीरीज चला रहे हैं, जिसमें अभी तक कुल 10 मॉक टेस्ट कवर कर चुके हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम लेखपाल यूपीएसआई को विशेष ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखे हों तो उसको तुरंत जाकर देखिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्न में से दंत ध्वनि है, तो इसका सही आंसर जो होगा वो सी होगा। जो ल होता है वो क्या होता है, दंत ध्वनि होता है। क्लियर है। यहाँ पर जो ख दिया गया है ये क्या होगा, कंठ ध्वनि होगा। च तालु होगा और जो फ दिया गया है वो ओष्ठ ध्वनि होगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर कौन सा होगा, डी होगा। प्रिय महाशय मैं आपका आभारी हूँ, यहाँ पर प्रिय महाशय के बाद कामा का प्रयोग नहीं होगा, बल्कि विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग होगा। क्लियर। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है, तो सही आंसर यहाँ पर सी होगा। ज्योत्सना होगा, आधा त होता है और आधा स भी होता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग है, तो सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग है कौन सा, सही आंसर यहाँ पर ए होगा। ख, छ और ठ किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अल्पप्राण होता है, जबकि दूसरा और चौथा महाप्राण होता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है, तो इसका सही आंसर बी होगा, एक वचन पुल्लिंग। क्लियर। जब क्रिया संज्ञा की तरह व्यवहार में आती है तो ऐसी क्रिया को क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। यह सदैव एक वचन पुल्लिंग में रहती है। उदाहरण लेते हैं, जैसे टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, यहाँ पर टहलना जो है कर्ता का काम कर रहा है, अर्थात इसे क्रियार्थक संज्ञा कहेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्रियार्थक संज्ञा है। ठीक है, तो जो क्रियार्थक संज्ञा होती है वो सदैव एक वचन पुल्लिंग में होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह आप ही चला गया वाक्य में रेखांकित शब्द सर्वनाम के किस भेद का उदाहरण है। आप जो होता है ये क्या होता है, निजवाचक सर्वनाम होता है। निजवाचक ऐसा सर्वनाम जिससे स्वयं का बोध हो, खुद का बोध हो। तो जिन वाक्यों में आप, खुद, स्वयं शब्दों का प्रयोग हो वो क्या होते हैं, निजवाचक सर्वनाम होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह जो कि निश्चयवाचक सर्वनाम है कि अपादान कारक का एक वचन रूप क्या होगा, सही आंसर क्या होगा, ए होगा, उससे। ठीक है, वह जो कि निश्चयवाचक है कि अपादान कारक का एक वचन रूप उससे होता है। इसके लिए, जो इसके लिए शब्द है ये संप्रदान कारक का एक वचन रूप होता है, जबकि उसको कर्म कारक का एक वचन रूप होता है। क्लियर है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया है, तो यहाँ पर सही आंसर बी होगा, जगाना। अब थोड़ा सा प्रेरणार्थक क्रिया के बारे में जानते हैं। प्रेरणार्थक क्रियाएं अकर्मक एवं सकर्मक दोनों क्रियाओं से बनती हैं और इसके अंत में आना, लाना, वाना जोड़ने से प्रेरणार्थक क्रिया बन जाती है। जैसे जगना, अगर जगना का हम प्रेरणार्थक क्रिया की बात करें तो जगाना होगा और जगवाना होगा। उठना का बात करें तो क्या होगा, उठाना, उठवाना। क्लियर। खाना का बात करें तो खिलाना, खिलवाना। क्लियर है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा, बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद बताना है। सही आंसर यहाँ पर सी होगा।
देखिए, अर्थ के आधार पर संकेतवाचक वाक्य कौन सा इसमें है, आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते। जिस वाक्य में एक कार्य दूसरे की संभावना पर निर्भर हो उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। क्लियर? जिस वाक्य से कार्य के होने या न होने में संदेह व्यक्त हो रहा हो उसे संदेहवाचक कहते हैं। ठीक है? जिस वाक्य में इच्छा या शुभकामना व्यक्त हो उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। और जिस वाक्य में किसी तरह के आदेश का बोध हो उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है? और अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं: विधिवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक और संकेतवाचक। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? सही आंसर यहाँ पर बी होगा। ठीक है? इसमें क्या है? कारणवाचक अव्यय है। वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, तो इसका कारण क्या है? क्यों लाचार है, उसका कारण क्या है? वह अंधा है। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लिंग संबंधी अनुपयुक्त विकल्प निम्नलिखित में से कौन सा है? यहाँ पर अनुपयुक्त पूछा गया, जो उपयुक्त ना हो, तो सही आंसर यहाँ पर बी है। कर्ता का कर्त्री होता है, त्र होता है, न कि त होता है। क्लियर है? बाकी यहाँ पर भगवान का भगवती, विद्वान का विदुषी, सम्राट का सम्राज्ञी, ये बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, वाक्य का काल बताना है। सही आंसर यहाँ पर बी होगा। वाक्य में पूर्ण वर्तमान काल है। जिस वर्तमान काल में क्रिया के होने या करने की पूर्णता का बोध होता है उसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे उसने खाना खाया है, चिट्ठी भेजी गई है इत्यादि। क्लियर है? अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि निम्न में अधिकरण कारक का परसर्ग कौन सा है? सही आंसर यहाँ पर क्या होगा? पर होगा। अधिकरण का जो परसर्ग होता है वो में और पर होता है। अगला क्वेश्चन है, राजा भिक्षुक को दान देता है, वाक्य में कौन सा कारक है? तो यहाँ पर संप्रदान कारक होगा। सही आंसर यहाँ पर सी होगा। ठीक है? दान देने के अर्थ में या कुछ भी देने के अर्थ में संप्रदान कारक का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में हम दूसरा वाक्य लें, रहीम गरीब को कंबल देता है, तो यहाँ पर भी देने का अर्थ होगा, तो ये संप्रदान कारक होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्न में कौन सा शब्द तत्सम है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए होगा। आलस्य क्या है? तत्सम है और इसका तद्भव क्या होता है? आलस होता है। बाकी आम, आग, आसरा ये क्या है? तद्भव है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से एक तद्भव है, तो इसका सही आंसर डी होगा। कपास जो है तद्भव है और इसका तत्सम जो होता है वो करपास होता है। करपास मतलब पा के ऊपर आधा र लग जाता है। क्लियर है? बाकी सारे क्या है? तत्सम है। अगला क्वेश्चन है, डाकघर एक शब्द है, तो डाकघर यहाँ पर क्या है? डी है, संकर है। ये दो शब्दों के मेल से बना है, डाक और घर के मेल से, तो यहाँ पर ये क्या है? संकर शब्द है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। खिलौना शब्द का मूल शब्द है और प्रत्यय है, तो इसका सही आंसर बी होगा। खेल प्लस औना बराबर क्या होता है? खिलौना होता है। यहाँ पर औना क्या है? प्रत्यय है। औना प्रत्यय से अगर हम और कुछ शब्दों की बात करें तो जैसे बिछौना, उड़ौना, ये औना प्रत्यय से बनेंगे। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, अथ का विलोम क्या होगा? इसका सही आंसर सी होगा। अथ का विलोम क्या होता है? इति होता है। जबकि पूर्ण का विलोम अपूर्ण होता है। समाप्त का आरंभ और खत्म का विलोम शुरू होता है। अगला क्वेश्चन, कांच का पर्यायवाची शब्द है, सही आंसर ए होगा, शीशा। ठीक है? कांच का पर्यायवाची शब्द क्या है? शीशा। पहला आंसर यहाँ पर सही होगा।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ तेल भी है। तो सही आंसर यहाँ पर सी होगा। स्नेह का एक अर्थ तेल भी होता है, जबकि प्रणय, प्रीति, अनुराग, स्नेह ये चारों एक दूसरे के क्या हैं, पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, जिसे जीता न जा सके। तो सही आंसर ए होगा, उसे अजेय कहते हैं। बी वाला जो ऑप्शन दिया गया है अज्ञेय, इसका मतलब जिसे जाना न जा सके। सी ऑप्शन है अपराजय, जिसे पराजित ना किया जा सके। और डी ऑप्शन है दुर्जय, जिस पर विजय पाना कठिन हो। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। तो सही आंसर यहाँ पर डी होगा, कन्नौजी। ठीक है, ये प्रमुख स्थान है उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली बोलियों में। पहला ऑप्शन बांगरू दिया गया है, जिसे हरियाणवी कहते हैं। ये पंजाब के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र और कुछ राजस्थान के क्षेत्रों में भी बोली जाती है। हाड़ौती ये पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है। और बुंदेली बुंदेलखंड में बोली जाती है। अगला क्वेश्चन है, सद्यः अस्नाता ये किस वाक्यांश के लिए लागू होता है। सही आंसर यहाँ पर सी होगा, जिसने अभी अभी स्नान किया हो उसे सद्यः अस्नाता कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, यण संधि का संबंध किस संधि विशेष से है। सही आंसर यहाँ पर सी होगा, स्वर संधि से होगा। यण संधि जो होता है ये स्वर संधि का एक भेद होता है। स्वर संधि के कुल 5 भेद होते हैं, दीर्घ संधि, यण संधि, गुण संधि, अयादि संधि और वृद्धि संधि। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है। सही आंसर यहाँ पर ए होगा, प्रिय सखा। क्लियर। प्रिय सखा में कौन सा समास है, कर्मधारय समास है। ठीक है, कर्मधारय समास में उत्तर पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान, उपमेय अथवा विशेषण विशेष का संबंध होता है। क्लियर है। यहाँ पर काम चोर दिया गया है, तो काम से चोर अर्थात यहाँ पर तत्पुरुष समास है। आजन्म, जन्म भर अव्ययी भाव समास है। सपरिवार जो परिवार के साथ हो बहुव्रीहि समास है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अकाल पीड़ित में समास होगा। सही आंसर सी, तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, तत्पुरुष समास में अंतिम पद प्रधान होता है तथा विभक्त चिन्हों का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, नैतिकता धर्म से संबंधित है क्योंकि। सही आंसर यहाँ पर बी होगा, दोनों ही सामाजिक व्याख्याओं से संबंधित हैं। ठीक है, नैतिकता और धर्म दोनों किस व्याख्या से संबंधित हैं, सामाजिक व्याख्या से संबंधित है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, वीर रस का अस्थाई भाव क्या है। तो इसका सही आंसर सी होगा, उत्साह होगा। क्लियर है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। और रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, अवध शिला का उर पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी दृग जलधार। इस उद्धरण में प्रयुक्त छंद है। सही आंसर सी होगा, इसमें बरवै छंद होगा। ठीक है, बरवै एक अर्ध सममात्रिक छंद है। इस छंद के विषम चरण किसे कहते हैं, पहला और तीसरा में 12-12 और सम चरणों में 7-7 मात्राएं होती हैं। क्लियर है। यहाँ पर दोहा दिया गया है। दोहा के पहले और तीसरे में 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं और दोहा का ही उल्टा सोरठा होता है। यहाँ पर जो डी ऑप्शन है गीतिका के प्रत्येक चरण में 14 और 12 के यति से 26 मात्राएं होती हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से अनुप्रास अलंकार का उचित उदाहरण पहचानिए। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, डी, कानन कठिन भयंकर भारी। ठीक है, इस पे अनुप्रास अलंकार है क्योंकि यहाँ पर क और म की आवृत्ति एक बार से अधिक हुई है।
किसी पंक्ति में एक से अधिक बार वर्णों की आवृत्ति को अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जबकि यहाँ पर जो दिया गया है नव जीवन दो घनश्याम हमें, इसमें श्लेष अलंकार है, क्योंकि यहाँ नवजीवन का दो अर्थ है। एक नवजीवन का नया जीवन होगा और एक नवजीवन का अर्थ पानी भी होता है, तथा घनश्याम के भी यहाँ पर दो अर्थ हैं। एक घनश्याम का मतलब कृष्ण होता है और एक घनश्याम का मतलब बादल होता है। तो जब नवजीवन का अर्थ जीवन होगा तो जीवन किससे मांगा जा रहा है? कृष्ण से। और यहाँ पर जब नवजीवन का अर्थ पानी होगा तो पानी बादल से मांगा जा रहा है। क्लियर है? अगला इसमें क्या दिया गया है? सारंग ले सारंग चली, ये कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार होगा, क्योंकि यहाँ पर पहले सारंग का अर्थ है घड़ा तथा दूसरे सारंग का अर्थ है सुंदरी, तो घड़ा लेकर सुंदरी चली। क्लियर है? एक और इसमें दिया गया है अब जीवन में नहीं जीवन है, इसमें लाटानुप्रास अलंकार है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला यहाँ पर दिया गया सो शिवधनु मृणाल की नाई अतोरहु राम गणेन गोसाई। सो शिवधनु मृणाल की नाई, मृणाल का मतलब होता है कमल की डंठल। कमल की डंठल बहुत ही मुलायम होती है। तो यहाँ पर तोरहु राम गणेन गोसाई, गणेन गोसाई यहाँ पर कहते हैं कि राम जी शिव धनुष को इस प्रकार से तोड़ते हैं जिस प्रकार से कमल के डंठल को तोड़ दिया जाता है आसानी से, उसी प्रकार से राम शिव धनुष को तोड़ दे रहे हैं। और नाई का मतलब होता है समतुल्य समान। ठीक है? तो यहाँ पर सही आंसर डी होगा, इसमें उपमा अलंकार है। जहाँ दो वस्तुओं में रूप, रंग, गुण या धर्म के आधार पर समानता का बोध कराया जाता है, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। तो यहाँ पर समानता क्या हो रहा है? समानता यही हो रहा है कि जिस प्रकार से कमल के डंठल को आसानी से तोड़ दिया जाता है, उसी प्रकार से राम शिव धनुष को भी बहुत ही आसानी से तोड़ दे रहे हैं। क्लियर है? अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प मुहावरा है? तो सही आंसर यहाँ पर बी होगा, पत्थर की लकीर होना। ये क्या है? मुहावरा है। इसका अर्थ होता है अटल इरादा होना या पक्की बात होना। बाकी और जो इसमें ऑप्शन दिया गया है ये क्या है? लोकोक्ति है। क्लियर? पहला इसमें दिया है नाम बड़े और कथन छोटे। इसका अर्थ होता है, अब ये गलत दिया गया है, नाम बड़े और कथन छोटे नहीं होता है, नाम बड़े और दर्शन छोटे होता है। इसका मतलब होता है प्रसिद्धि के अनुसार गुण न होना। क्लियर? यहाँ पर बल्ब तले अंधेरा दिया है, तो बल्ब तले अंधेरा नहीं होता है, चिराग तले अंधेरा होता है। और इसका अर्थ होता है निकट के दोष को न देख पाना या भलाई में बुराई कहते हैं। अगला दिया है कंगाली में चावल गीला। चावल गीला नहीं होता है, कंगाली में आटा गीला होता है। इसका अर्थ होता है विपत्ति पर विपत्ति आना। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है अनुचित लोकोक्ति का चयन कीजिए। इसका सही आंसर ए होगा, अधजल गगरी पलटत जाए। पलटत जाए नहीं होता है, जबकि छलकत जाए होता है। तो अधजल गगरी छलकत जाए। क्लियर है? अब यहाँ पर जो दिया गया है अधजल गगरी छलकत जाए का अर्थ क्या होता है? थोड़ी विद्या, धन या बल होने पर इतराना। अगला और जो इसमें दिया गया है आगे कुआं पीछे खाई, अपनी पगड़ी अपने हाथ, ऊंची पकान फीका पकवान, ये सारे के सारे लोकोक्ति क्या हैं? उचित हैं। तो ये था हिंदी का मॉक टेस्ट नंबर 11। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। नेक्स्ट सेशन में पुनः नए बेहतरीन मॉक टेस्ट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।